दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जून में पड़ गया है डेट री एग्ज़ाम वीडियो का। उसका जो पेपर है वह जून में है, 16-17 जून को है। चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि पिछली बार जो पेपर आया था उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक समान चयन परीक्षा 2018 का जो परीक्षा है वो पूरा साल पेपर है। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम करवाते जाएंगे, आप सब देखते जाएंगे कि किस तरह से क्या हुआ है, सब कुछ क्लियर होगा। एक पेपर सॉल्व कर लीजिए और आप सबके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्टली उठा लिया जाता है क्वेश्चन में। आपने देखा होगा, बहुत से एग्ज़ाम दिए होंगे, देखे ज़रूर होंगे कि प्रीवियस ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आने वाले जो पेपर में होते हैं, क्योंकि उसी टाइप का पेपर बनता है या शायद वही क्वेश्चन उठा भी लिया जाता है बहुत से एग्ज़ाम में, लगभग ज़्यादा एग्ज़ाम में। इसलिए मैं ये जो पेपर लेकर के आया हूँ आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके संदर्भ को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देखिए। उत्तर जो पूछा है, क्या प्रश्न क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। जो इतना पढ़े हैं गद्यांश, इसका उपयुक्त जो शीर्षक है क्या हो सकता है। कह रहा पहला उत्साह, दूसरा कह रहा जोश, तीसरा कह रहा घमंड, चौथा कह रहा वीरता। अब जो होगा, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। प्यारे मित्रों, उत्साह पहले ही आ गया था, उत्साह की गिनती यहीं से पकड़ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर उत्साह होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह हो गया। प्यारे मित्रों, कह रहा उत्साह भी सुनते हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर उपयुक्त शीर्षक उत्साह होना चाहिए। और पैसे जो सेकंड दिया है, फर्स्ट दिया है, कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़ों को, अपने प्यारे वायु अनुकूल थी, सदैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बाती बाती चंबल नदी में आई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाते हैं, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक। भाग उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नदी के राजा, अब देख लीजिए यहाँ पे, अधिरथ अपनी स्त्री राधा, जो राजा अधिरथ थे उनकी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित स्नान करने आए थे। उन्हें दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर ले आओ। कह रहा है कुंती अपने नवजात शिशु सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़ कर के आई थी। अब कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़ों को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। कहाँ पे छोड़ करके आई थी प्यारे मित्रों, नदी में। नदी इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है मंजूषा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि
मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? अब इसमें एक कह रहा सेवक, मल्लाह, पथ प्रदर्शक, भाग्य। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब आप देखेंगे तो मंजूषा को कौन लेकर के जा रहा था? चंबल नदी के पास कृष्णा जी में चंबल प्रवाह के साथ मंजूषा यमुना नदी में गिर गई और यमुना प्रयाग, इसमें इस तरह से पढ़ेंगे सबको। अब इसमें खोजेंगे मंजूषा कौन लेकर के जा रहा था। अब इसमें भाग उसे स्वयं ही बहा कर ले जा रही थी। देखिए यहाँ पे मिल गया, भाग इसे स्वयं बहा कर लेके जा रही थी, मिल गया। तो क्या हो जाएगा आपका? भाग्य। इसी तरह से ध्यान से पढ़ लेंगे और आप करते जाएंगे। कह रहा राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? सेवकों को मंजूषा लाने की आज्ञा दी। बहुत ही आसान था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राजा अधिरथ अपने सेवकों सही गंगा स्नान कर उन्हें दूर से इस सुंदर पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी। सेवकों को सामने मंजूषा बाती जा रही, उसे पकड़ करके ले आओ। मंजूषा को लाने के लिए आज्ञा दी। चंपा नदी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? चंपा नदी के राजा किसके साथ स्नान करने आए थे? अब मानुष की यात्रा समाप्त हुई। चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित, अपने स्त्री जो है राधा और सेवक, राधा और सेवक, सेना और सेवक, सेना और शिशु, राधा और सेना, राधा और सेवकों के साथ। पहला देखिए, राधा और सेना ये गलत है, सेवक यहाँ से इसीलिए कहते हैं ना। पूरा पैसेज को ध्यान से जब पढ़ेंगे ना, पूरे पैसेज में आपको मिल जाएगा। राधा क्या कह रहा है कि अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने मंजूषा बाती जा रहे, उसे पकड़ करके ले आओ। तो राधा और सेवक किसी तरह से गलत होता है, गलती नहीं करके आएंगे इसमें, क्योंकि इस तरह से पैसेज सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जो पैराग्राफ दिया रहता है पैसेज, वह पूछा जाता है सभी एग्जामों में, इसलिए इसको गलती नहीं करेंगे वहाँ पे। कह रहे हैं कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक, अब देखिए अलग आ गया। अब 6वें क्वेश्चन से आपका एक बदल गया, जो टॉपिक आपका है यह बदल गया। कह रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए, प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन आता नहीं है, सचिवालय से अगर कोई आता है या मुख्यमंत्री के द्वारा कोई आता है तो सभी डीएम के पास जाता है। डीएम जो आदेश जारी करते हैं तो सभी अपने जो अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, उनके नीचे कैडर के जो अधिकारी होते हैं, सबके पास पहुंचता है। तो कह रहा है कि जब कई प्रतियों में भेजा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र। कह रहा है जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र क्या कहते बोलते हैं प्यारे दोस्तों? परिपत्र बोलते हैं। इसे गस्ती पत्र भी बोलते हैं। इसे और क्या, कौन सा पत्र बोलते हैं? गस्ती पत्र भी कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही आधिकारिक होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। प्रेषक एक अधिकारी होता है, उसको पाने वाले अधिक होते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? शासकीय पत्र कहते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? शासकीय पत्र कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं, कार्यालय टिप्पणी। एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अगर करता है। अर्धशासकीय पूर्ण रूप से शासकीय नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत किसी अधिकारी को व्यक्तिगत लिख रहा है अपना, जो है चूँकि अधिकारी है, अब वो अधिकारी है, अधिकारियों को लिख रहा है, तो इसको पूरी तरह से हम अशासकीय नहीं कह सकते, अर्धशासकीय कह सकते, क्योंकि दोनों अधिकारी के बीच का मैटर है ना, इसलिए अर्ध सरकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी। जिसे कह रहा है सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी कार्यों में तत्परता और तीव्रता प्रदान करना है, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना है ना। तो ये जो अधिकारी है, अधिकारी को लिखेगा ना काम में तेजी लाने के लिए या कुछ व्यक्तिगत अपना सुझाव देने के लिए, क्योंकि वो अधिकारी वो आज्ञा देता है अपने छोटे अधिकारी को। तो अगर नहीं ज़्यादा भेज पा रहा है, इसे प्रेषित कोई आदेश निकलता है तो सबके पास जाता है, सबको मानने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यह व्यक्तिगत जब दूसरे अधिकारी को देता है तो आदेश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अशासकीय नहीं कह सकते। बहुत लोग मार करके आ जाएंगे अशासकीय, या कार्यालय ज्ञापन या टिप्पणी कह सकते हैं। शासकीय पत्र तो होगा नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत लिखा जाता है। अर्थशास्त्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्री बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए? अभिनिवेदन देखिए, अभिनिवेदन प्रधानाचार्य के अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका भौदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। सेवक तो नहीं लिखना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी आपका
आज्ञाकारी शिष्य लिखेगा। विद्यार्थी क्या लिखेगा? आज्ञाकारी शिष्य। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी किसको लिखेगा? अपने प्रधानाचार्य को लिखेगा। तो आज्ञा मानते हैं विद्यार्थी। आप बहुत लिखे होंगे, आप सब भी बहुत लिखे होंगे, आज्ञाकारी विद्यार्थी और सब, तो वो आज्ञाकारी हो जाएगा। और आते हैं, अगला आते हैं, देखिए प्यारे मित्रों, 9वां, संक्षेपण मूल पाठ में से कितने शब्दों में लिखने चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? आधे शब्द में, संक्षेपण 1/3 शब्दों में, हाँ 1/3 शब्दों में। संक्षेपण किसमें? 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के 1/3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। याद कर लीजिए, 1/3। संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठों का कितना प्रयोग करना चाहिए? 1/3 प्रयोग करना चाहिए। आगे चलिए देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने? 2 प्रकार की होती हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन ध्वनि। ये कितना होता है? स्वर, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। प्यारे मित्रों, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर, प्यारे मित्रों, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के मात्रा के आधार पर होते हैं, जैसे हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सॉरी, हस्व स्वर, हस्व स्वर छोटा छोटी ई छोटा ऊ री, अ छोटा ई छोटा ऊ री। दीर्घ स्वर, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ आ, बड़ा ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ आ। अब ये हो गया 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अग्रस्वर, कौन से स्वर होते हैं? अग्रस्वर, छोटी ई बड़ी ई ए ऐ, छोटी ई बड़ी ए ऐ। मध्य स्वर, आ, मध्य स्वर आ। पश्च स्वर, अ उ बड़ा ऊ ओ औ, आ उ बड़ा ऊ ओ औ, आ उ छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ। ये पश्च स्वर होंगे। 3 स्वर जिह्वा के आधार पे कौन स्वर? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च। देखिए जीभ, जीभ अपना यहाँ पे है, अपना देखिए एक अग्रसर, आगे वाली जीभ का जो टूंड होता है, मुड़ता है, अग्रस्वर जो होता है, ई बड़ी ए ऐ। मध्य स्वर, अ, देखिए बोलिए अ। पश्च स्वर, आ अंदर से इसे मान पड़ रहा, आवाज निकल रहा है। उ बड़ा ओ आओ, ये अंदर से मान पड़ रहा है, तो ये पश्च स्वर होता है। कितने होते हैं? जिह्वा के आधार पे 3। आगे वाला जीभ का 3 भाग बांट लीजिए, आगे का, बीच का और पीछे का, हो जाएगा। और अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। यार मित्रों, दया, माया, भाषा और आभार, ये कौन सा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में से आभार शब्द पुल्लिंग शब्द है, जबकि माया, दया, माया तथा भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आभार है पुल्लिंग शब्द, दया, माया और भाषा, ये सभी कितने? याद कर लीजिए, दया, माया और भाषा स्त्रीलिंग है, और आभार क्या, कौन सा शब्द है प्यारे मित्रों? पुल्लिंग। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। तो इसमें आपका आभार जो शब्द होगा, आभार बड़ा शब्द है ना, आभार, ये पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। और जबकि दया, माया और भाषा ये सभी क्या है? दया, माया, भाषा स्त्रीलिंग है, आभार ये पुल्लिंग लिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया। इसका मतलब है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द हैं वो कई बार आते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। इसमें जो कष्ट शब्द है, कष्ट, कष्ट थोड़ा सा ऐसा है ना, बड़ा दिखाई दे रहा। आशा, क्षमा, सेना। क्षमा तो बहुत से स्त्रीलिंग का नाम भी होता है, आशा भी नाम होता है, सेना ये भी स्त्रीलिंग है। कष्ट ये पुल्लिंग है। कष्ट कैसा शब्द है प्यारे दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? देखिए 15वां क्वेश्चन, पुल्लिंग पुल्लिंग 2 बार पूछा, 15वां क्वेश्चन पूछे हैं कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय। इसमें से देखिए आय जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आय, आय क्या है? स्त्रीलिंग। विवाद, रूप, सार। ए मत गलत करके आइएगा कि रूप जो है क्या नाम है, रूप स्त्रीलिंग है कि रूपा से। अरे रूपा जो होता है का रूप बनाए हो, रूप बनाई हो, या रूपा से। आय जो होता है ना, आय ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सार, विवाद और रूप ये सब पुल्लिंग शब्द है, याद कर लेंगे। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? इसके मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। इस टॉपिक को आप जरूर देख करके ही जाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा एग्जाम हॉल में। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द है प्यारे दोस्तों? इसमें से स्त्रीलिंग जो शब्द है वह हो जाएगा प्यारे दोस्तों सभा। वह क्या हो जाएगा? सभा। सभा जो है स्त्रीलिंग है, बल्कि गृह, पत्ता, चंदन। गृह, पत्ता, चंदन ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। चंदन पुल्लिंग है, गृह पुल्लिंग है, पत्ता पुल्लिंग है, पत्ता पुल्लिंग, गृह पुल्लिंग, चंदन पुल्लिंग। जो सभा है, सभा बैठता नहीं है, सभा बैठती है। सभा क्या होती है? बैठती है। सभा क्या होती है? बैठती है। पत्ता गिरता है, पत्ता गिरती नहीं है, पत्ता गिरता है। घर बनता है, घर बनती नहीं है, घर बनता है। चंदन लगाया जाता है, चंदन लगाई जाती है नहीं, चंदन लगाया जाता है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं सभा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सभा क्या है? स्त्रीलिंग, और बाकी सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे मित्रों। कह रहा है संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैं पूरा बताऊंगा, संधि के बारे में भी पूरा पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। सब कुछ आप बने रहिएगा। सब जितना भी प्रीवियस ईयर का जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं सब पूरा क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, इसलिए इस पे जरूर बने रहिएगा। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद, सदानंद, सदानंद। सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आनंद। क्या है? सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सदानंद। इसमें व्यंजन संधि है। इसके नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण या किसी स्वर से हो, अथवा व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब या चौथे वर्ण घ झ ट थ भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व से होने पर क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस। प्रैक्टिस करने से आता है प्यारे मित्रों। वाक प्लस ईस बराबर वागीस। सुप प्लस अंत बराबर सुबंत। सुप प्लस अंत बराबर सुबंत। सुप प्लस अंत बराबर सुबंत। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय में दीर्घ स्वर संधि है। में कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि हस या दीर्घ अ ई उ री के बाद हस या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ अ ई उ री हो जाते हैं। जैसे वीर प्लस अंगना, वीरांगना। पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय से बना है। ये कैसा दीर्घ संधि? कैसा है? दीर्घ संधि। इस संधि के नियमानुसार क्या होता है? हस या दीर्घ अ ई उ री के बाद हस आए, अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, री हो जाते हैं। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। अति प्लस यु, अतियु। भू प्लस उत्सर्ग, भूतसर्ग। इस तरह से होता है, बड़ा चीज बना लेता है। ये दीर्घ संधि होता है, छोटा छोटा मिलकर के बड़ा बना लेता है। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए प्यारे मित्रों। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। अभ्युदय, अभ्युदय। ये पहला ही आंसर सही हो जाएगा। हाँ, अभ्युदय, इसमें दीर्घ सही था। अब कह रहा कि अभि प्लस उदय, अभ्युदय का सही समय अभ्युदय। इसमें अड़ स्वर संधि है। कौन सा स्वर है? अड़। कौन सा स्वर? अभ्युदय में कौन सा स्वर संधि है? ए अड़ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार छोटा ई, बड़ा ई, छोटाऊ, बड़ाऊ और री के बाद विभिन्न स्वर आते हैं। ई, छोटाई, बड़ाई या ए उ, बड़ाऊ, व का व तथा री का र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि होता है। अनु प्लस अय बराबर अन्वय होता है। पितृ प्लस अनुमत, पितृनुमत होता है। तो इस तरह से होता है अड़ संधि। क्या होता है? अड़ संधि होता है। अभ्युदय में कौन संधि है? अड़ संधि। अभि प्लस उदय।
यथासंभव में कौन सा समास है? अब देखिए यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, यथासंभव मीन्स होता है प्यारे मित्रों, यथासंभव जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके में अव्ययी भाव समास है। कौन? अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है तथा इस समास का प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है। इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, जिसको अव्यय कहते हैं। यह अव्यय तथा संज्ञा के योग से बनता है। यह अव्यय तथा संज्ञा के योग से बनता है तथा क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अनुरूप, रूप के योग, ये अव्ययी भाव समास। कैसा समास होता है? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनुरूप, रूप के योग, ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथासंभव अव्ययी भाव समास है। आगे परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में परमेश्वर में परम है जो ईश्वर में कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है प्यारे मित्रों? कर्मधारय समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष का संबंध होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष का संबंध होता है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। लाल मणि, लाल है जो मणि, ये सभी कौन सा समास है प्यारे मित्रों? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कौन सा समास? कर्मधारय समास। प्राणप्रिय में कर्मधारय समास। लाल मणि में कर्मधारय समास। याद कर लीजिए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में अध्यक्ष, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग निर्मित शब्द है। अधि, अधि, अध नहीं मत करिएगा, अधि। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग निर्मित शब्द। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अधि उपसर्ग में से बनने वाले अन्य शब्द है अधिमूल्य, अधिराज, अधिग्रहण। लेकिन देखिए यहाँ पे अध्यक्ष था, आधा द था ना, ये अध मत मारिएगा, अधि मारिएगा। अध उपसर्ग पहले बनते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में उपसर्ग, संग्राम में सम प्लस ग्राम। संग्राम, अंग मात्रा मत जुड़िएगा, सम 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 प्लस ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा? सम। आपका बी उत्तर सही हो जाएगा, सम प्लस ग्राम। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सम उपसर्ग है, निर्मित शब्द। शब्द समकक्ष, समग्र, समक्ष, समबाहु, समीकरण, ये सब होता है सम। सम का जो उपसर्ग का और जो होता है शब्द होता है समग्र, समक्ष, समबाहु, समीकरण। इसमें सभी में क्या होता है? सम उपसर्ग है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब बाद में जो आता है। सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है। ई बड़ी की मात्रा लगा ना, बड़ी ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ। वे शब्दांश, वे शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अंत में जुड़ते हैं और अंत में क्या कर देते हैं? विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द किसानी, बदमाशी, महाजनी, दलाली, जालसाजी, ये सब प्रत्यय होता है, लास्ट में जुड़ते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी, बड़ी गी है ना, तो पहला बहुत आसान था, बड़ी गी है। लास्ट में जिंदगी में गी प्रत्यय का प्रयोग होता है। गी एक उर्दू तद्धित प्रत्यय है। पूछ सकता है क्वेश्चन, उर्दू तद्धित, उर्दू तद्धित प्रत्यय है जिससे निर्मित अन्य शब्द खागनी, खानगी, खानगी, बंदगी, गंदगी, ये सभी प्रत्यय है। गी का जो आता है कैसा प्रत्यय है? उर्दू तद्धित प्रत्यय है। अब आगे चल के देखिए, क्या निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? प्रिय, पिया, मोर, चार। इसमें देखिए तत्सम क्या होता है? प्रिय। तत्सम क्या होता है? प्रिय। प्रिय का तद्भव होता है पिए। मयूर का होता है मोर, मयूर का मोर। इसमें प्रिय क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि प्रिय का पी होता है तद्भव और चतुर्थ का होता है चार तद्भव, तो ये प्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो गया। पिया, चार, मोर, ये सब तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब इसमें कह रहा है तत्सम नहीं है। वचन, तिक्त, चार। चार तत्सम नहीं है ना, चार क्या है? तद्भव है ना, चार। ये क्या हो जाएंगे? आपका चार हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चार क्या है? वचन, शलाका, तित्त, चतुर्थ। वचन, शलाका, तित्त और चतुर्थ प्यारे मित्रों, ये सभी क्या है आपका? ये सभी आपका वचन, शलाका, तिक्त, चतुर्थ, ये सभी आपका तत्सम शब्द है। ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। वचन, सलाई, तीता, चार। तिक्त का तीता होता है तद्भव, शलाका का सलाई होता है तद्भव, वचन का वचन, वचन देखिए वचन तत्सम, वचन तद्भव,
चतुर्थ का 4 संस्कृत शब्द तत्सम। तत्सम अधिकतम संस्कृत शब्द से मिलकर के बना होता, संस्कृत शब्द का ही एक लगभग रूप ही है तत्सम। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? कौन सा शब्द विदेशज है प्यारे मित्रों? दिए गए विकल्पों में रिक्शा विदेशज जापानी शब्द है। रिक्शा क्या है? विशेष जापानी शब्द है। विदेशज मतलब हमारे देश का नहीं है, कहाँ का है? जापानी। रिक्शा जापानी शब्द है, विदेशज है। जबकि जूता तेंदुआ देशज शब्द है। जूता और तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। नौ तत्सम शब्द है। नौ जो होता है एक कैसा शब्द है? तत्सम। नौ का नाव हो जाएगा तद्भव। नौ का नया, सॉरी, नौ का नया तद्भव होता है। नौ का नया होता है ना, तो नया तद्भव होता है। नौ तत्सम होता है। विदेशज क्या है? रिक्शा है। रिक्शा कौन सा शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है प्यारे दोस्तों? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए एक संज्ञा है, नाउन। संज्ञा मतलब नाउन। ये जात का बोध कराती है। गाय किसका बोध कराती है? जात का। किसका बोध कराती है? जात का। गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय के इस रूप में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की पूरी जात का बोध होता है। जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री, सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। लड़का भी एक जात है। भाई, ए जात मत देखिए, जो आपस में हम सब जो जात जानते हैं वो दूसरा जात होता है। जातवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, ये सभी जो नाउन होते हैं ना, प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, हाँ, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा जो है वो क्या है? गाय है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब इसमें बीमारी। बीमारी भावनात्मक संज्ञा है। जिस संज्ञा के नाम या शब्द किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का कार्य का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ लीजिए, जिस संज्ञा, नाम या शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट। मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि। मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि ये क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं प्यारे दोस्तों। कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। इसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस तरह से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं प्यारे मित्रों? 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 11। याद कर लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी सर्वनाम है। हिंदी में 11 सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद प्यारे मित्रों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं ना। तो 6 भेद पे हम मार देंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पार्वती का कौन सा विशेषण है? पार्वती का कौन सा विशेषण है? पार्वती शब्द में गुणवाचक, पार्वती शब्द में कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक। इसमें हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। गुणवाचक, पार्वती शब्द में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरि, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वास्थ्य, ये सभी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। क्वालिटी एडजेक्टिव है। क्वालिटी एडजेक्टिव है, गुणवाचक विशेषण है ना। तब विशेषण के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए इसी तरह से हम देखिए,
निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। कौन सा विशेषण है प्यारे मित्रों? चमकीला। बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे आप। चमकीला विशेषण शब्द है। दिए गए शब्द विकल्पों में चमकीला शब्द विशेषण है, जबकि आगरा संज्ञा है, लिखना क्रिया है तथा कुछ अव्यय शब्द हैं। कुछ जो होता है अव्यय शब्द हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे लाल है, वाक्य में गया विशेष है तथा लाल विशेषण है। जो शब्द, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला सर्वनाम, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया, चौथा क्रिया विशेषण। तो एक कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बस बहुत ही आसान चीज़ है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बनाते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण शब्द कहलाते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए, राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सही होगा आपका अकर्मक क्रिया। इसे राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे ही प्रभाव नहीं है, प्रभाव है, कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, इसलिए अकर्मक क्रिया कहती है। इसका प्रभाव सीधे किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। शोभन हंस रहा है, तो हंस रहा है एक कर्ता है, हंस रहा है क्रिया है। कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया के पड़ रहा है। कर्म कोई है नहीं, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं ना। सोहन मोहन पर हंस रहा है तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। लेकिन सोहम हंस रहा है, जो हंस रहा है तो हंसना क्या हो जाएगा? क्रिया। कर्ता का क्रिया पे, जो क्रिया का कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा वह अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब इसमें कर्म नहीं रहेगा, इसमें कर्म नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है वह, दूसरा बी है एक, सी बाद में, डी आया। वह एक सप्ताह बाद आया। वह जो होता है वह शब्द है, जो बाद है वह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बाद क्रिया की विशेषता बताया। वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता, आया क्रिया, बाद में क्रिया की विशेषता तो क्रिया विशेषण। मतलब क्वालिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को, तो एडवर्ब कहलाएगा ना। तो बाद जो होगा आफ्टर होगा तो क्रिया विशेषण होगा। जैसे यह कल अवश्य आएगा, यह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्रिया है, अवश्य उसकी विशेषता है। अवश्य आएगा तो क्रिया, अवश्य क्या है? विशेषता है। तो अवश्य क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। शब्द अवश्य क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण जो होते हैं धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य, ये सभी क्रिया विशेषण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध में वाचक शब्द बताइए। वाचक, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ी। अब इसमें देख लीजिए प्यारे मित्रों, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द आगे है। संबंधवाचक शब्द क्या है? आगे है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो, जिस अव्यय से दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसे कौन सा बोधक अव्यय कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास आदि शब्द हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, वाक्य में संबंध वाचक शब्द आगे है, संबंधवाचक शब्द आगे है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास, ये सभी क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आगे।
वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा बच्चा और। वह आया और समुच्चय बोधक, दोनों को जोड़ने वाला बोधक शब्द। और वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में जो समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक शब्द है वह कौन सा है? और है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द और है। और जो अव्यय दो पदों, दो वाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। याद कर लीजिएगा। तथा, और, परंतु, अतः, इसलिए, वरन, ये सभी इत्यादि हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। हाय अब मैं क्या, इसमें हाय जो होता है विस्मयादि हाय कहते ना, हाय ओह, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द। क्या करूं, वह विस्मयादि बोधक से हाय जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभाव को सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे वाह, अच्छा, हाय, छी, अरे, हे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अनेक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्यारे दोस्तों सेना। अनेक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सेना। अनेक का शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द है सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनेकनी, ये सभी हो जाएंगे। अग्नि के जो पर्यायवाची शब्द हैं, अग्नि यहाँ पर तीसरा दिया है, आग, पावक, अनल, वह, हुतासन आदि। आग, पावक, अनल, वह, हुतासन आदि। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे तुरंग, वाज, घोटक, है, अवश्य आदि। तुरंग, वाज, घोटक, है, अश्व आदि, ये घोड़ा के हो जाएंगे। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे प्यारे मित्रों धनंजय, पार्थ, भारत, गंडीवधारी आदि। धनंजय, पार्थ, भारत, गंडीवधारी, ये सभी आदि हो जाएंगे। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का पर्याय हो जाएगा वसन। कपड़ा का पर्याय क्या हो जाएगा? वसन हो जाएगा प्यारे मित्रों। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द होता है वस्त्र, पट, चीर, पहरावा आदि, ये सभी हो जाएंगे। आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा बच्चा? पाताल। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का पाताल या पृथ्वी। अनर्थ का अर्थ होता है अनग का अग होता है। पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम बताइए क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। पृथ्वी का आकाश, गोचर का गोचर, लौकिक का अलौकिक। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय उभय, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? अभय और उभय शब्द युग्म का सही जो अर्थ हो जाएगा निर्भय, दोनों, दोनों निर्भय, जो ये हो जाएगा अभय और उभय का। पृथ्वी का जो विलोम हो जाएगा पाताल, ये तो पता है ना, नहीं सॉरी, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश होगा ना। पृथ्वी का आकाश, आकाश का पाताल होता है ना। पृथ्वी का विलोम आकाश हो जाएगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय और उभय शब्द युग्म का जो सही अर्थ है प्यारे मित्रों वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्भय दोनों। निर्भय दोनों, अभय उभय मतलब निर्भय दोनों, याद कर लीजिएगा, निर्भय दोनों। अभय और उभय का जो हो जाएगा प्यारे मित्रों निर्भय दोनों, निर्भय दोनों, निर्भय दोनों हो जाएगा। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभय उभय शब्द का सही अर्थ होता है निर्भय दोनों होगा। हवा अग्नि का सही युग्म का हो जाएगा युग्म शब्द अनिल अनल, अनिल अनल हो जाएगा प्यारे मित्रों। अब आगे देख लीजिए। अली अली शब्द का युग्म अली अली, अली अली मतलब होता है भौरा सखी, भौरा सखी। अली अली का जो होता है भौरा और सखी होता है। अंश अस, हिस्सा कंधा होता है। दमन दामन, दबना दबाना आंचल, दमन मतलब दबाना, आंचल होगा। दस दर्शन मतलब मुहूर्त विचार हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होते हैं? जो होते हैं किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे जुड़ता है। शब्द मतलब पराजय में क्या होता है? पराजय में शब्द का अर्थ पराजय है। पराजय में पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और इसी तरह से घूमना में घू उपसर्ग हो जाएगा। तो ए बी उपसर्ग जोड़ने से बिहार बनता है जिसका अर्थ होता है घूमना। हाँ, हार, हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द में बी उपसर्ग जोड़ने पर बिहार बनेगा, बिहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। इस सब का ये तो बताया है उपसर्ग क्या होते हैं। उसका
उपसर्ग लगाने से अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग लगाने से अर्थ बदल जाता है। कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, 46, 46, 46, 46, 46, ये पहला सही होगा। 46, 46, 46 ना, 46 नहीं, 46 पहला शब्द जो हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द 46 है। अन्य शब्द निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वलन, 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 उज्ज्वलन पहला शब्द सही होगा। उज्ज्वलन, उज्ज्वला भी कई बार आता हुआ, रज्य, रज्य वला भी आता है, कई शब्द आता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन आप सबका कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन आप सबका कंप्लीट हो गया। और जो 50 क्वेश्चन आपका यहीं से समान बुद्धि परीक्षण जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट चलेगा, समान जीएस के चलने वाला है। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। और ये ज़रूर मैं आप सबके लिए प्रॉपर मैं इसी चैनल पे लेकर के आता रहूँगा। इस तरह से सभी जो प्रैक्टिस सेट है सबको मैं इसी चैनल पे करवा लूँगा। इसलिए इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हित मित्र के पास शेयर भी कर दें, जिससे सभी के पास पहुंच जाए और सभी लोग पढ़ेंगे। जिससे जान लीजिए एक पढ़ाई का माहौल बनाना चाहिए। जब तक माहौल बनेगा नहीं पढ़ाई का, जब तक आप सब डिस्कस नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन थोड़ा सा नहीं करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करेंगे, अपने आप को अपनी स्थिति को जाँचेंगे परखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं देंगे, एग्जामिनेशन अपने आप का स्वयं नहीं करेंगे, तब तक आप प्रतिस्पर्धा है ना, उतना ज़्यादा लोग के बीच में आपको आगे निकलना है, प्रतिस्पर्धा को बीट करना है तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर प्रतिस्पर्धा बीट करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए। हमारी शुभकामनाएं भी आप सबके साथ रहेगी। आप सब मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो समान बुद्धि परीक्षण के साथ, जनरल इंटेलिजेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।